हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमरिज्म इन इंडिया एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर को मार्केट का किंग माना जाता है। ये सब हम काफ़ी टाइम से ये सब हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, वो उन्हीं गुड्स को सेल करता है, उन्हीं को प्रोड्यूस करता है जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, जो कंज्यूमर की नीड है। कंज्यूमर, लेकिन अगर हम देखें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर की अवेयरनेस भी इंडिया के अंदर धीरे धीरे ग्रो होती जा रही है। और इस ग्रोइंग की जो फीलिंग है, इसकी वजह से क्या है, उनको एक्सप्लॉइट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कंज्यूमर में इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है कि प्रोड्यूसर या सेलर अगर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो लोग एक्शन ले सकते हैं। तो यही कंज्यूमरिज्म के अंडर आता है। और इस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है। कंज्यूमरिज्म को डिफाइन किया गया है, अ सोशल मूवमेंट सीकिंग टू ऑगमेंट द राइट एंड पावर ऑफ द बायर्स इन रिलेशन टू द सेलर। तो एक ऐसी सोशल मूवमेंट है जिसके थ्रू कंज्यूमर अपने राइट, अपनी पावर का यूज़ करते हैं ताकि वो सेलर के अगेंस्ट खड़े हो जाए। मतलब सेलर अगर उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करता है तो उसके लिए वो एक्शन ले सकते हैं। तो इसी को हम कंज्यूमरिज्म कह सकते हैं। अब कंज्यूमरिज्म की ज़रूरत क्यों है? कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमरिज्म जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमरिज्म की ज़रूरत है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिजनेसमैन एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक तरह से जो कंज्यूमरिज्म है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उनके लिए सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? जैसे पहला है कि जो डेंजर्स और इन्फीरियर मर्केंटाइज होते हैं उनके लिए सेफ्टी की ज़रूरत है। फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट हो सकती है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं जो एडवर्टीज़मेंट के अंदर शो की जाती हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक हो सकती है कि मार्केट के अंदर मोनोपोली को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। अनरीजनेबल हाई प्राइस को फिक्स किया जाता है। अडल्ट्रेशन, मिलावट हो सकती है। जानबूझकर अंडर मेजरमेंट होती है या अंडर वेट होता है गुड्स का। सेल के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उनको देने से मना कर दिया जाता है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सब स्टैंडर्ड गुड्स बनाई जाती हैं, जानबूझकर जमाखोरी की जाती है, होर्डिंग होती है, गुड्स को जानबूझ के स्केयरसिटी में लेकर आया जाता है कि उनकी सप्लाई को कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारी जो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो प्रोड्यूसर के थ्रू किए जाते हैं और वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इसी एक्सप्लॉइटेशन से कंज्यूमर को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमरिज्म की ज़रूरत है। अगर कंज्यूमरिज्म होगा तो इससे क्या होगा, इसकी क्या यूटिलिटी है? कंज्यूमरिज्म जो पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डायनामिक होता है, तो उसके ये रिज़ल्ट हो सकते हैं जो इसमें यहाँ कुछ रिज़ल्ट्स बताए गए हैं। अगर कंज्यूमरिज्म होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर हैं, जो सेलर हैं, वो कंज्यूमर को फॉर ग्रांटेड नहीं छोड़ेंगे। कंज्यूमर को वो स्ट्रॉन्ग मान के चलेंगे और वो उनको फिर इस तरह से जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं तो उनको वो अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो कंज्यूमर है, गुड्स के अंदर जो इम्परफेक्शन आ जाती हैं वो नहीं होगी, क्योंकि जो भी गुड्स बनाई जाएंगी, जो भी गुड्स होंगी, वो सारी कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। कंज्यूमर अपनी फीडबैक प्रोवाइड करेंगे बिजनेसमैन को, और जिससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन है उनको कंज्यूमर की रियल नीड्स के बारे में, उनकी वांट्स के बारे में पता चलेगा। तो इस तरह से जो मार्केटिंग कंसेप्ट है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। अब आता है राइट्स टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को कौन कौन से राइट्स होते हैं? सबसे पहला जो राइट है वो राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब है कि उन गुड्स, उन सर्विसेज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए हज़ार्डियस हैं, जिनसे किसी भी तरह से हमारी लाइफ को या हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो सकता है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की जाती है वो सिर्फ उनकी इमीडिएट नीड नहीं होती है, रादर वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे इंटरेस्ट में होती है, हमारी फेवर में होती है।
तो इन गुड्स को परचेज करने से पहले कंज्यूमर को उनकी क्वालिटी के बारे में इंश्योर होना होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स अगर आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आप ISI मार्क उसके ऊपर चेक करते हैं। फूड प्रोडक्ट के ऊपर FPO मार्क होता है, ठीक है। ज्वेलरी अगर आप लेने जाते हैं तो होल मार्क आप चेक करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए आप एग मार्क लेते हैं। तो ये जो सारे हैं ये एक तरह से कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए लड़ सकता है। वो गुड्स को ख़रीदने से पहले उनके स्टैंडर्ड को चेक करता है। ISI मार्क, एग मार्क, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के जो इको मार्क होते हैं तो उनको वो चेक करेगा। सेकंड जो राइट है कंज्यूमर का, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को गुड्स की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, गुड्स के प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जब उसको ये पता होगा तभी वो गुड्स को लेने का डिसीज़न ले सकता है। राइट टू चूज़, कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर के पास कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के ऊपर वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती है। तो इसमें से जो भी उसको लगता है कि जो गुड्स उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने वाली है क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, तो उनको वो परचेज करने का डिसीज़न ले सकता है। मतलब उसको किसी भी तरह से कंपल्शन नहीं की जा सकती है कि उसको उन्हीं गुड्स को ख़रीदना पड़ेगा। तो उसके पास चॉइस का राइट है, चूज़ करने का राइट है। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसकी बात को सुनने का, मतलब उसकी बात को सुना जाएगा। जो भी कंज्यूमर के जो रिलेटेड मैटर्स होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट में या कुछ अदर जो एरियाज़ हैं तो वहाँ पर भी कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं। वो कमेटीज़ पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल्स हो सकती हैं। तो उनमें उनकी बात को सुना जाता है। राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल में है कि जो भी प्रोड्यूसर या सेलर के थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता है तो उसके अगेंस्ट उसको एक जेन्युइन, मतलब अगर ग्रीवेंसेस उसके जेन्युइन होते हैं तो उन ग्रीवेंसेस को सेटल करने का राइट भी उसको होता है कि उनको दूर किया जाएगा, उनको कंपेंसेशन वगैरह दी जाएगी। तो ये कुछ राइट है जो कंज्यूमर को मिलता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि कंज्यूमर को थ्रू आउट द लाइफ उसको ये राइट है कि वो नॉलेज एक्वायर कर सकता है, स्किल को एक्वायर कर सकता है। कंज्यूमर की जो इग्नोरेंस होती है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ में होती है, तो इसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो उनको ये राइट है कि उनको जो भी उनके पास राइट होते हैं तो रिक्वायरमेंट है कि उनको उन राइट्स का यूज़ करना चाहिए। तो तभी जो रियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो कंज्यूमर को एजुकेट होने का भी राइट है, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। मतलब उनको पता होना चाहिए कि वो किस किस चीज़ के लिए लड़ सकता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है उसमें है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो कंज्यूमरिज्म है इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसके ओरिजिन में कुछ स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट के थ्रू कुछ मेजरमेंट किए गए जिसमें लेजिस्लेटिव मेजर्स आते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ 50 लॉज ऐसे बनाए जो कंज्यूमर की फेवर में हो सकते हैं, जिसमें कुछ लॉज क्या हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। तो इसमें जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो विदाउट कंसेंट होता है तो उनके लिए वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 बना है। IDRA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 है। तो इसका जो बेसिक पर्पस है वो इंडस्ट्रीज़ से, मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बनाया गया है, ये जो एक्ट है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, प्राइजेस वगैरह को एक मतलब एक उसका इक्विटेबल किया जा सके, उसको प्रॉपर वे से मतलब प्रोवाइड किया जा सके कस्टमर को। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 बना है। असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है। असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 है। और पहले MRTP एक्ट था 1969। ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा एक्ट था, लेकिन अब इस एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया है और इसकी जगह पे एक लीनियंट एक्ट, लिबरल सा एक्ट बनाया गया है, कंपटीशन एक्ट है वो।
ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं इस टाइम पे। देन स्टैंडर्ड टू वेट मेजर एक्ट 1976 बना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 बना है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। तो ये जो कुछ बेसिक एक्ट्स हैं जो बनाए गए हैं, इसके अलावा कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, लाइक कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में है, सिटीज़न एक्शन ग्रुप मुंबई, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली में है, कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता, दिल्ली चेन्नई में है। देन इसके अलावा कंज्यूमर फोरम ओडीपी, द सिटीज़न फोरम हुबली, वॉइस न्यू दिल्ली, द अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मुंबई, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द इंडियन कंज्यूमर काउंसिल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती हैं? कंज्यूमर को एजुकेट करने का काम होता है। इसके अलावा अलग अलग प्रोडक्ट के सैंपल को कलेक्ट करती हैं, उनको टेस्ट करती है कि उनमें किसी भी तरह की कोई कमी तो नहीं है। कंज्यूमर के बिहाफ पर ये स्यू फाइल कर सकती हैं। बढ़ते हुए प्राइसेस के अगेंस्ट ये अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, अडल्ट्रेशन को रोक सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी ये हेल्प करती हैं। अब कंज्यूमर्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कंज्यूमर के पास राइट्स तो हैं गुड्स को परचेज करने के लिए, लेकिन कुछ इसी सेम टाइम पर उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती है जिनको उन्हें पूरा करना चाहिए जब भी वो अपने गुड्स को ख़रीद रहे हैं, सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो है डोंट बाय इन हरी, कि उनको जल्दबाजी में गुड्स को नहीं खरीदना चाहिए। डोंट बाय ब्लाइंडली, आंखें बंद करके नहीं खरीदना चाहिए, मतलब पूरा अवेयरनेस के साथ गुड्स के बारे में पूरी नॉलेज लेने के बाद ही उनको गुड्स को खरीदना चाहिए। फॉल्स एडवर्टीजमेंट से अपने आप को बचाना चाहिए। क्वालिटी वाइज उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गुड्स हमेशा आईएसआई मार्क के साथ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमेशा एग मार्क के साथ खरीदनी चाहिए। जब भी वो गुड्स को लेने के लिए जाएं, खरीदने जाएं, तो रिसीट लेना भूले ना, बिल वगैरह लेना भूले ना। गारंटी कार्ड, अगर वारंटी कार्ड अवेलेबल हैं तो उनको भी वो लें। और अगर किसी भी तरह की कंप्लेंट होती है तो उसको कंसर्न्ड ऑफिसर को इमीडिएटली अप्रोच करना रिक्वायर्ड है। इसके बाद आता है कंज्यूमरिज्म की ग्रोथ में कुछ हिंड्रेंसेस हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, जैसे लैक ऑफ लीडरशिप है, इलिटरेसी है, हमारा जो कंज्यूमर है वो लिटरेट नहीं है, कंज्यूमर एजुकेशन की कमी है, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। देन कंज्यूमर एजुकेशन की डिसमिनेटिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। चाहे कंट्री हमारी बहुत वास्ट है, लेकिन पूरी कंट्री के अंदर कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड करना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि लैंग्वेज के रिगार्डिंग, कस्टम्स के रिगार्डिंग वो सब अलग अलग होते हैं। लीगल प्रोसेस अगर हम फॉलो करते भी हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं। देन लेजिस्लेटिव मेजरमेंट का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, तो जो भी कस्टमर की कंप्लेंट वगैरह है तो उनको दूर करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। तो इसके अंदर बताया गया है कि कंज्यूमर हम किसको कह सकते हैं, कंज्यूमर का मीनिंग क्या है। एक ऐसा पर्सन जो गुड्स को ख़रीदता है, सर्विसेज को लेता है और उसके लिए वो प्रॉमिस करता है पेमेंट को करने का, या तो साथ के साथ पे कर देता है या पार्टली अभी पे करता है, बाकी वो कुछ टाइम के बाद पेमेंट करता है, डेफर्ड पेमेंट हो सकती है। तो ये जो गुड्स वो ले रहा है वो अपने लिए ले रहा है या अपने किसी रिलेटिव के लिए ले रहा है, ठीक है, तो उसके यूज़ के लिए वो ले रहा है। हम सर्विसेज को हायर करते हैं तो सेम यही केस होगा। देन इसके बाद कमर्शियल पर्पस का, जो अगर कंज्यूमर कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को ख़रीदता है और वो सिर्फ अपने मतलब खुद के लिए नहीं बल्कि आगे फर्दर किसी और को बेचने के लिए वो ख़रीद रहा है, तो वो इसके अंडर नहीं आता है। अब डिफेक्ट जो टर्म है इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है? कोई भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, इम्परफेक्शन हो सकती है, शॉर्ट कमिंग हो सकती है, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, पोटेंशियल वाइज, प्योरिटी वाइज या स्टैंडर्ड वाइज हो सकती है। तो ये सब डिफेक्ट में आते हैं। अब गुड्स का मतलब क्या है? इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफ़ाइन किया गया है। देन डेफिशिएंसी का मतलब फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग है, इनएडिक्वेसी है, गुड्स की क्वालिटी में, क्वांटिटी में, पोटेंशियल में हो सकती है।
मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है? जो गुड्स को खुद ही बनाता है या इसके पार्ट्स बनाता है, और ये doesn't make or manufacture any goods but assemble parts thereof made of manufactured by other, कि वो खुद नहीं बना रहा लेकिन वो असेंबल कर रहा है। अब पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन में कोई भी फर्म हो सकती है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, मतलब जो लोग क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कुछ टर्म्स थी। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? कंज्यूमर को किसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है? गुड्स की क्वालिटी के बारे में अगर झूठी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अडल्ट्रेशन है, गुड्स का जो वेट है वो कम वेट है, शॉर्ट मेजरमेंट हुआ है, इन्फीरियर क्वालिटी की गुड्स की सप्लाई हुई है, गारंटी की टर्म से वो कंपाइल नहीं होता है, या टाइमली गुड्स को सप्लाई नहीं किया गया है एडवांस लेने के बावजूद भी। तो ये था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम क्या क्या लेते हैं और किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, मिसलीडिंग या डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट हो सकती है कि कुछ झूठी इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है। गिफ्ट्स या प्राइजेज़ अगर ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे फ्री गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, सेल डिस्काउंट स्कीम होती हैं, लकी ड्रॉज होते हैं, ठीक है, तो ये हो सकते हैं। या प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ अगर किए गए हैं, अडल्ट्रेशन हो सकती है, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं या पैकेजिंग अच्छी नहीं है, अंडरवेट सप्लाईज हो सकती हैं, सर्विसेज में जानबूझकर डेफिशिएंसी की गई है और सर्विसेज में नेग्लिजेंस है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। कंज्यूमर के राइट्स अभी मैंने आपको बताए हैं। सेफ्टी का राइट है, इंफॉर्मेशन लेने का राइट है, चॉइस का राइट है, सुनने का राइट है, रिड्रेसल लेने का राइट है और कंज्यूमर एजुकेशन का राइट है। और नीड और इम्पोर्टेंस में भी सेम आता है कि क्यों ज़रूरी है ये। अनफेयर डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, जो लीगल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। देन इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के इम्पैक्ट की वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। लोक जो अदालत है इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है, ये बढ़ता जा रहा है। तो लोक अदालत की वजह से भी एक स्पीडी इफेक्टिव इकोनॉमिकल रिड्रेसल सिस्टम हम इसको कह सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का पर्पस क्या है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को इस्टेब्लिश करना, कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज को इस्टेब्लिश करना, कंज्यूमर्स को राइट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डियस गुड्स हो सकती हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू सीक रिड्रेसल है, राइट टू असेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हो सकते हैं, राइट टू अप्रोच एप्रोप्रिएट फोरम, राइट टू गेट एजुकेशन आफ्टर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें ये जो एक्ट है ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल ओवर इंडिया। इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं? सबसे पहला तो इसमें 3 तरह की अथॉरिटीज़ हैं। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ऐसे स्टेट लेवल पर भी एक काउंसिल बनाई गई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक काउंसिल बनाई गई है। तो सेंट्रल लेवल पर जो काउंसिल बनी है इसको हम सेंट्रल काउंसिल कहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं। तो इसमें जो लोग आते हैं, कॉम्पोजिशन में क्या क्या है? एक तो कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर इन इंचार्ज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो चेयरमैन होगा। और ये जो मेंबर होता है ये किसी और ऑफिशियल का भी हो सकता है या नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हो सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 1987 ये क्या डिफाइन करता है कि सेंट्रल काउंसिल के अंदर 150 मेंबर होते हैं। जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा वो चेयरमैन होगा। मिनिस्टर इंचार्ज चेयरमैन होता है। देन स्टेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा वो वाइस चेयरमैन होगा काउंसिल का। फूड एंड सप्लाईज या मिनिस्टर इंचार्ज जो होगा वो कंज्यूमर अफेयर इन स्टेट होगा। देन 5 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 3 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के
इसमें भी सेक्रेटरी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के या ऑटोनोमियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके 20 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और कम से कम कंज्यूमर इंटरेस्ट से रिलेटेड जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं उनके 35 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 10 से कम वीमेन नहीं हो सकती है, मतलब मिनिमम 10 रिप्रेजेंटेशन मिनिमम के वीमेन के होने ज़रूरी हैं। फार्मर ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के 20 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देन इसके अलावा 15% ऐसे होते हैं जो ऊपर हमने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया है, लेकिन वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, वो भी इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। इस काउंसिल की जो टर्म है वो 3 ईयर के लिए होती है। कोई भी मेंबर इसमें रिज़ाइन दे सकता है, उसको एक चेयरमैन को रिटन रेजिग्नेशन देना होता है। अगर एक सेंट्रल काउंसिल से हम मीट करना चाहते हैं, हम कभी भी काउंसिल जो है वो कभी भी मीट कर सकती है, मतलब उनकी जो मीटिंग होती है वो कभी भी हो सकती है, लेकिन उनको 1 साल के अंदर एटलीस्ट 1 मीटिंग को होल्ड करना ज़रूरी है। मीटिंग जो भी चेयरमैन लगता है कि जो जगह सही है, जो टाइम सही है, तो उस जगह उस टाइम पर वो अपनी मीटिंग को होल्ड कर सकता है। तो ये बेसिकली सेंट्रल लेवल पर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। फिर आती है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली बनी है। ये अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मतलब को इस्टेब्लिश करती है। इसका जो बेसिक पर्पस होता है स्टेट लेवल पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको दूर करना है। तो स्टेट काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर्स हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर इंचार्ज होगा, या सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर हो सकते हैं जो उनके मतलब कंज्यूमर के इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करेंगे। 10 मेंबर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल हो सकते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, उनके राइट को प्रमोट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना होता है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनी है। इसमें बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ लोग इसके मेंबर होते हैं, जैसे कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं, वो इसका चेयरमैन होता है। ऐसे ही अदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर हो सकते हैं। और इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बेसिक पर्पस कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्शन देना होता है। इसमें भी कम से कम 2 मीटिंग इनको 1 साल के अंदर करनी ज़रूरी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिड्रेसल मशीनरी अंडर दिस एक्ट। तो रिड्रेसल मशीनरी के अंदर मतलब किस तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा आता है स्टेट फोरम और थर्ड आता है नेशनल फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख से नीचे के जो केसेस होते हैं, जो क्लेम होते हैं, तो उनकी सुनवाई होती है। स्टेट फोरम में 20 लाख से ज़्यादा और 100 लाख तक का मतलब 1 करोड़ तक के जो केसेस हैं उनको सुना जाता है। नेशनल फोरम में 1 करोड़ से ज़्यादा के जो केसेस होते हैं उनको सुना जाता है। तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, इसके साथ 2 मेंबर होते हैं और इन 2 मेंबर में से कम एक विमेन मेंबर होनी ज़रूरी है और उसमें वो एबिलिटी होनी ज़रूरी है, इंटीग्रिटी होनी ज़रूरी है। ये जो मेंबर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं। इनकी सैलरीज, ऑनरेरियम, अलाउंसेस वगैरह पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं। तो इसमें जो मेन मेंबर आते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, चेयरमैन हो सकते हैं, सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट और स्टेट के मेंबर हो सकते हैं, सेक्रेटरी इंचार्ज हो सकते हैं, ठीक है। और हर एक मेंबर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर तक का होता है और अप टू एज 65 ईयर, जो भी दोनों में से पहले होगा। तो इसके ज्यूरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है, इसमें जो लिमिट है कंप्लेंट की, जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो 20 लाख तक के ही सुने जाते हैं। इसमें जो कंप्लेंट्स की जाती है किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग हो सकती है, जिसको गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्रीड टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड, और कोई भी सर्विस हो सकती है जो मतलब जिसको प्रोवाइड किया जाना है या किया जा चुका है। तो इसमें जो होते हैं मतलब हम 20 लाख तक के जो कंप्लेंट्स हैं वो इसमें हम फाइल कर सकते हैं।
इसके बाद जो सेकंड आता है वो है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशंस भी जो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हम इसको कह सकते हैं। इसके इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, और इसमें जो है, जो इसका मेंबर होता है, जो पर्सन होता है जिसमें कम से कम हाई कोर्ट जज की क्वालिफ़िकेशन है, तो उसको इसका मेंबर चुना जाता है। इसके साथ दो मेंबर और होते हैं, और इसमें भी कम से कम एक मेंबर का फीमेल होना ज़रूरी है, वीमेन होना ज़रूरी है। तो इसमें जो केसेस सुने जाते हैं वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के हो सकते हैं। थर्ड जो बना है, जो जुरिस्डिक्शन का थर्ड पार्ट है, उसमें हम लेते हैं, उसमें नेशनल कमीशन आता है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें भी जो जो इसका चेयरमैन है, जो इसका मेन हेड होता है, तो उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट का जज होना ज़रूरी है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होता है। इसमें भी 4 से कम मेंबर नहीं होते हैं, और उनमें से भी एक मेंबर का विमेन होना ज़रूरी है। तो इनमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, 35 ईयर से कम नहीं हो सकते हैं, उनको एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। इसके अलावा उनको कम से कम 10 साल का जो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक लॉ, कॉमर्स वगैरह के रिगार्डिंग मैटर को सॉर्ट आउट किया हो। इनकी ज्यूरिस्डिक्शन में हम क्या क्या लेते हैं, इनमें कौन से केसेस को सुना जाता है, कौन सी कंप्लेंट्स को सुना जाता है जिनकी अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है। और स्टेट कमीशन की जो अपील, जो स्टेट कमीशन में नहीं, मतलब जिनको स्टेट कमीशन उनकी फेवर में नहीं होता है, जो रिज़ल्ट आता है, तो वो उनके अगेंस्ट क्लेम नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। या कोई भी अगर पुराना कोई ऑर्डर हुआ है जिसको नेशनल कमीशन में फर्दर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो वो भी इसी कमीशन के अंडर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रिड्रेसल एजेंसी है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो रिज़ल्ट होता है, इसको बनाने से क्या होता है कि कंज्यूमर को हम कई तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा ये फेवरेबल है, बेनिफिशियल है इसको इस्टेब्लिश करना। तो हम इसका क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। मतलब वैसे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर को खुद को एजुकेट होने की रिक्वायरमेंट है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के पास इस टाइम पर तो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो मैगजीन्स के थ्रू हो सकता है, टीवी चैनल्स के थ्रू हो सकता है। इसके अंदर रूरल सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, कंज्यूमर वेलफेयर अवार्ड्स को बनाया गया है, और क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो मिस हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, और कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऐसे राइट हैं जिनकी वजह से वो, अगर उसको कहीं भी किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है, तो वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकता है। थैंक यू।